नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। मेन बात हम लोग ले रहे हैं पावर के बारे में, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ना है वो अपन लोग यहाँ पे ले रहे हैं। पावर का फॉर्मूला या उसकी डेफिनेशन होती है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। वही हमारा फॉर्मूला रहेगा कि वर्क डन अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज पावर। तो व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। पावर की जो नॉर्मल यूनिट होती है दैट इज टेकन एज वॉट। लेकिन जब हम लोग इसकी कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास आंसर होता है कि द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं हम इसे? इट इज कॉल्ड एज किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। फॉर्मूला वाइज अगर हम लोग देखें तो हमारे पास होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पता है इट इज W अपॉन Q। तो W का फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू PQ। Q होता है IT, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया VIT। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर रखेंगे, तो पावर इज इक्वल टू VIT अपॉन में ये वाला T और T कट, पावर इज इक्वल टू VI। तो एक फॉर्मूला हमारे पास पावर का जो आता है जब हम इलेक्ट्रिकल पावर वर्ड यूज कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू VI। दूसरा हम इसी को चेंज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू VI। V का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, तो V की जगह IR रख दो, फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। थर्ड हम चेंज कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। वापिस इसमें रखे हैं P इज इक्वल टू V, I की जगह रखे हैं V बाय R, तो फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। We have three different formulas. First is P is equal to VI, second is P is equal to I square R, and the third one is P is equal to V square upon R. These are the formulas for electrical power. The unit of power is watt and the commercial unit of power is kilowatt hour. ये जो आपने वर्ड लिखा है किलोवाट आवर, इसको एक और वर्ड लिखिए कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल लेटर में लिखिए BOT। इट इज BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। थोड़ा सा सिलेबस से अलग हटके पढ़ाते हो, एक टॉपिक दिमाग में आ गया, आप लोग JEE कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग में एक टॉपिक आया कि जब हम लोगों ने 11th पढ़ा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की हमने बात करी 11th स्टैंडर्ड में, तो हमारे पास सबसे पहले वर्ड आया टाइप्स ऑफ यूनिट्स, है ना। हम लोग नॉर्मली अपने बोर्ड में पढ़ते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, एक कहलाता है फंडामेंटल यूनिट्स, एक कहलाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल में अपन मास, लैंड, टाइम ये सब लेते हैं, सप्लीमेंट्री में अपन लेते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स और 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। थर्ड टाइप अपन ने उसी में पढ़ा था कि देयर आर डिराइव्ड यूनिट्स,
ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट से मिलाकर बनती है उसे हम लोग नाम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। उसके अलावा क्यों याद आया मुझे टॉपिक? वो टॉपिक इसलिए याद आया कि हम लोगों के पास एक और तरह की यूनिट होती है विच इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर यूनिट। थोड़ा सा अलग ध्यान में आ गया, इम्प्रॉपर यूनिट। और एक हमारे पास में होती है प्रैक्टिकल यूनिट। इसका आपके अभी के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है बेटा, इस चैप्टर से भी कोई लेना देना नहीं है। खाली एक दिमाग में टॉपिक आया तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रखिए कि वी आर इम्प्रॉपर यूनिट एंड आल्सो वी आर प्रैक्टिकल यूनिट। Improper unit means which do not represent the physical quantity of which it is the unit। मतलब जैसे अभी अपन पावर की बात कर रहे हैं, मुझे याद इसलिए आया कि जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर की यूनिट आप वॉट लिखिए, कोई मना ही नहीं है। आप किलो वॉट लिखिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन आपने जो यूनिट लिखी किलो वॉट आर, तो क्या ये पावर की यूनिट है? अगर आप ये बोल रहे हैं कि इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर यूनिट। और अगर हम यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखते हैं कि इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम इसको फिर भी एक बार फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं कि ठीक है आपकी लैंग्वेज राइट है। बट अगर हम ये बोल रहे हैं कि इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की यूनिट में या तो वॉट आता है या किलो वॉट आता है। आर आने से ये जो यूनिट है ये कहलाने लगती है इम्प्रॉपर यूनिट। जैसे हम लोग कभी कभी वेट को रिप्रेजेंट करते हैं भाई केजी वेट, आपने भी कई बार पढ़ा है, अपन लोग लिखते हैं केजीएफ। क्या करते हैं अपन इसे? मल्टीप्लाइड बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय 9.8 करना पड़ता है। तो जब आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी यू आर टॉकिंग अबाउट mg मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब mg लिख रहे हो तो यूनिट न्यूटन लिखो ना, ये लिखने की क्या जरूरत है? तो ऐसी कोई पार्ट जिसमें फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट दोनों थोड़ी अलग अलग नजर आए, ऐसी यूनिट को हम नाम देते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। और प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे अगर हमें लार्ज डिस्टेंस निकालना है, सन का, मून का, फ्रॉम द अर्थ निकाला है, अपन ने मीटर में भी निकाला है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट वहां के लिए हम लोग मानते हैं कि इतने लंबे डिस्टेंस के लिए जो यूनिट होगी दैट इज लाइट ईयर। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऐसी कोई यूनिट जो सच में यूज करी जाए। जैसे किसी का बहुत बड़ा खेत है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा उसके अंदर वीट जो है वो ग्रो हो रहा है। अब वो गिने कि मेरे पास कितना केजी हुआ, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। बहुत सारा केजी केजी केजी, वो काय में गिनेगा? बोले कितने टन गेहूं हुआ। तो टन उस व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल यूनिट है, वो ऐसा यूनिट नहीं है, बट इट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। तो यूनिट वाइज हमारे पास में होता है फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, इम्प्रॉपर यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ऐसे ही आज याद आ गया। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, सिचुएशन बेस्ड। वापस अपने पे आते हैं कि हम लोगों ने बोला कि कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट आवर, या फिर हम बोलेंगे कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट यानी 1000 वाट, और आर का मतलब 60 मिनट 60 सेकेंड्स। इट इज 3.6 into 10⁻⁶ जूल। तो ये और आपका एक कन्वर्जन कि 1 किलोवाट इज आर, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ जूल। ये जूल आते ही ये बड़ी अच्छी यूनिट हो गई, डिराइव्ड यूनिट बन गई। लेकिन जब तक किलोवाट आवर दिख रहा था तब तक ये इम्प्रॉपर यूनिट जैसी नजर आ रही थी।
जो हमारी किलोवाट आवर यूनिट है, ये हमारे एक्चुअली जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ये इसी के हिसाब से चलता है कि 1 आवर में हमने कितना किलोवाट का कंजम्पशन करा। जैसे हमारे एसी वगैरह पे लिखा हुआ होता है कि भाई ये 1 टन का एसी है, 1.5 है, 2 टन है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट it consumes 1 kilowatt unit in 1 hour। इसका मतलब 1 घंटे में ये 1 यूनिट लेता है अगर ये 1 टन का एसी है। लाइक हमारे पास में 200 वाट के 5 पंखे हैं। ये पांचों पंखे जब पूरा 1 आवर चलेंगे तब ये होगा 5 2 10 यानी 1000 वाट, और 1000 वाट का मतलब 1 किलोवाट। तो अब 1 किलोवाट यानी 5 पंखे जब 1 घंटे तक चलेंगे तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी की 1 यूनिट आगे बढ़ेगी। इस तरीके से पूरे महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिजाइन होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसलिए हम लोग ये यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ये आपके लिए नया टॉपिक, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर। ये कुछ पहले समझते हैं अपन कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। मार्केट से हम कोई एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए कि भाई हमें ये फैन में लगाना है, या कोई एक पार्ट मशीन का खराब हो गया उसके अंदर लगाना है। तो जब हम उसको लेकर आते हैं तो उसके ऊपर कुछ कलर्स, एक बैंड्स बने हुए होते हैं। अपना कभी काम नहीं पड़ा आप लोगों का, इसलिए पता नहीं है। ठीक है, ऐसे अपने पास में जो भी हम कार्बन रेजिस्टर बाजार से लाएंगे ये मोटर में लगाने के लिए, तो उसके ऊपर कुछ बैंड्स बने हुए होते हैं, कुछ कलर होता है कि भाई रेड कलर है, ब्लैक कलर है, गोल्डन कलर है, सिल्वर कलर है, ऐसे कुछ बैंड्स बने हुए होते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि उन बैंड्स का क्या मतलब होता है। ये सच में होता है, हाँ, ऐसा नहीं कि अपन खाली बुकिश लैंग्वेज में पढ़ पढ़ा के अपन ने खत्म कर दिया, नहीं, ये सच में जो हम कार्बन रेजिस्टर्स बाजार से लेकर आते हैं उनके ऊपर ये होता है। इट इज कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर। इसे पढ़ने के लिए अपन एक शॉर्टकट पहले लर्न करेंगे। वो शॉर्टकट रहेगा बी रॉय। यही आपको लर्न करना है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड वाइफ। ये आपको एक शॉर्टकट लर्न करना कंपलसरी रहेगा, अदरवाइज आप भले सारा लर्न करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट इज बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। क्या है ये? पहला कलर जो है वो है ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, आगे समझ में आएगा। आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो। अब जी, येलो से आगे बढ़ोगे तो इट इज ग्रीन। बी, देखिए ऊपर सबसे डार्क कलर आया ब्लैक, उसके बाद आया ब्राउन, क्योंकि बी 3 बार आ रहा है, तो सबसे डार्कर वाला पहले ले लो ब्लैक, फिर उसके बाद कम डार्कर में बी से नाम आएगा ब्राउन, और सबसे कम डार्कर में आपके पास नाम आएगा ब्लू। ब्लू के बाद वायलेट। अब वापिस से जी आ गया, ये जी जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रे, एंड देन इट इज व्हाइट। तो आप चाहो तो ऐसे लर्न करो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, आपकी मर्जी। मैंने आपको शॉर्टकट बताया, इट इज बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक, इसके बाद आप इन्हें कुछ नंबर देंगे, 0 1 2, सारे नंबर्स देते जाइए। आपके पास टोटल 0 से लेके 9 नंबर्स हुए। इसके बाद फिर आगे ये मैं आपका पूरा टेबल बनाने का तरीका बता रही हूँ कि अपने को जो न्यूमेरिकल करना है कार्बन रेजिस्टर के लिए, उसमें अपन क्या करेंगे, कहाँ से नंबर लाएंगे। एग्जाम में आपको नंबर दिए नहीं जाते, यू हैव टू फॉर्म दिस टेबल एंड कैलकुलेट द वैल्यूज। तो 10 raised to 0, 10 raised to 1, इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए।
और लास्ट में हम लोग पहुंच जाएंगे 10⁻9 तक। तो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इससे हम लोगों ने पहले फिगर्स लिखे, उसके बाद मल्टीप्लायर्स लिखे, उसके बाद कलर। कलर हम लोग ले रहे हैं या तो गोल्ड या तो सिल्वर, ऐसा नहीं उसमें गोल्ड और सिल्वर लगा दिया, कलर गोल्ड, कलर सिल्वर या फिर नो कलर। कोई बैंड भी नहीं आगे उन्होंने बनाया, अभी बताती हूँ इसका एक एक करके मीनिंग। तो लास्ट में आएगा टॉलरेंस 5%, 10% और 20%। ये पूरा चार्ट, पूरा टेबल आप ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमने टेबल बनाया है ये क्या है और कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, अब उसको देखते हैं। हमने हेडिंग लिखी है कार्बन रेजिस्टर। हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर, न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही दिया हुआ होगा, कार्बन रेजिस्टर है, इसके ऊपर यहाँ बैंड्स बने हुए हैं, ठीक। कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 3 बैंड तो है ही है, 3 से कम तो क्या बना के देगा कोई भी। ये वाला जो फर्स्ट बैंड है, अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि फर्स्ट बैंड जो है वो ब्राउन कलर का है, सेकेंड बैंड जो है वो ग्रीन कलर का है, थर्ड बैंड ऑरेंज कलर का है और फोर्थ बैंड सिल्वर कलर का है। मिनिमम 3 होते हैं, फोर्थ वन इज नॉट कंपल्सरी। अब क्या करेंगे, ये तो आपके पास में कलर्स हो गए जो मुझे यहाँ कार्बन रेजिस्टर पर नजर आ रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है दीज आर कॉल्ड एज फिगर्स, फिगर मतलब नंबर, ये नंबर्स है। और जो पावर में लिखा है, पावर मतलब मल्टीप्लायर, पता चलेगा। फर्स्ट हमारे पास है कलर्स, उसके बाद फिगर्स, उसके बाद मल्टीप्लायर। हम इन 3 को लेकर चल रहे हैं। पहला हमारे पास है ब्राउन, ब्राउन का नंबर है 1 लिख दो। उसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर है ग्रीन, ग्रीन के आगे हमारे पास नंबर है 5। फर्स्ट 2 बैंड्स जो हमारे होंगे वो 2 फिगर्स के लिए हैं, मैंने इसीलिए बोला मिनिमम 3 बैंड्स वो लोग देंगे। स्टार्टिंग के जो 2 बैंड्स हैं वो 2 बैंड्स आपके काय के लिए हैं, दे आर फॉर द फिगर्स। और अब जो थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर है। थर्ड बैंड इज ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ये ऑरेंज, ऑरेंज का मल्टीप्लायर इट इज 10⁻3। 4 बैंड हो गए, नहीं कितने बैंड हुए, 3 बैंड हुए। फर्स्ट बैंड फिगर रिप्रेजेंट, सेकेंड बैंड फिगर रिप्रेजेंट, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर। अब फोर्थ है या नहीं है, अगर फोर्थ है तो उसका कलर या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा या फोर्थ बैंड होगा ही नहीं, कंपल्सरी या तो गोल्ड या तो सिल्वर या तो फोर्थ बैंड नहीं है। अगर गोल्ड है तो हम यहाँ लिखेंगे ±5%, सिल्वर है तो हम यहाँ लिखेंगे ±10%, और अगर बैंड है ही नहीं फोर्थ तो हम लिखेंगे ±20%। यानी कि ये जो आपने कार्बन रेजिस्टर लगाया है इसका रेजिस्टेंस 15 × 10⁻³ है एंड इट कैन टॉलरेट, कितना टॉलरेंस ये रेजिस्टेंस को दे सकता है, या तो +10% या तो -10%, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है सिल्वर। तो ये पूरा जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो हमारे पास ये डेजिग्नेशन होते हैं। इन डेजिग्नेशन से जो भी इलेक्ट्रिशियन है वो ये अंदाजा लगाता है कि इसका कितना रेजिस्टेंस पावर है और कितना ये टॉलरेट कर सकता है। तो ये आपका पूरा कार्बन रेजिस्टर का।
नेक्स्ट अपन लोग एक और देख लेते हैं, किसी को अगर कोई और डाउट बाकी रह गया है तो भाई यहाँ पर एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप ब्लैक कलर की है, इसके बाद अगली स्ट्रिप जो है वो येलो कलर की है, और उसके बाद अगली स्ट्रिप जो है वो ब्लू कलर की है। अब हमें इसका आंसर देना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो ब्लैक कलर है मतलब नंबर आएगा 0, येलो कलर है, येलो कलर के लिए नंबर आएगा 4, 2 हो गए। थर्ड इज मल्टीप्लायर ब्लू कलर, ब्लू कलर के लिए मल्टीप्लायर है 10⁻⁶। अब आगे चौथा वाला है ही नहीं, जब फोर्थ बैंड ही नहीं है तो इट इज प्लस माइनस, और साथ में हम लिख देंगे 20%। तो फाइनल आंसर विल बी 4 × 10⁻⁶ प्लस माइनस इसका जो टॉलरेंस पावर है, दैट टॉलरेंस पावर इज 20%। तो पहले आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए, टेबल अगर बनाना आता है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। शॉर्टकट आपको पता चला है, इट इज BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज। अभी जो पार्ट पढ़ रहे हो वो बहुत इजियर पार्ट है, डेफिनेटली 10th में भी हमारा पढ़ा हुआ है, इजी गोइंग आपको समझ में आएगा। करंट यहां से जाना चालू हुआ, कोई भी चीज सीरीज में है या पैरेलल में है, या आप लोगों ने कैपेसिटर वाले में भी देखा, यहाँ भी देखिए, कोई भी चीज सीरीज में है, एरो मार्क पे ध्यान दीजिए। एरो मार्क आपका बिल्कुल बिना कहीं डिवाइड हुए यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, बाहर निकला, वापस आ गया। सेम आपका एरो मार्क चल रहा है विदाउट एनी डिवीजन, तो हम लोग बोलते हैं कि R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज की पहचान क्या रहती है? सीरीज की पहचान है I रिमेन्स सेम। I करंट जो है वो कांस्टेंट है, एक जैसा करंट सबके अंदर से फ्लो हो रहा है, ये सीरीज की पहचान है, ठीक। और V जो है वो चेंज हो रहा है। हमारा डेरिवेशन जो है वो चेंज होने वाले से शुरू होता है, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और ज्यादा है तो डॉट 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 Vn। मैंने डायग्राम में 3 ही बनाए हैं तो मैं 3 ही लेती हूँ, ठीक। V इज इक्वल टू IR, ब्रैकेट में लिखने का बाय ओम्स लॉ, V1 is equal to IR1, V2 IR2, V3 IR3। I कॉमन निकालिए और कॉमन निकाल के कट कर दीजिए, फाइनल आंसर आपके पास बचा R is equal to R1 plus R2 plus R3। This is the resistance in series। इसका मतलब सीरीज में हम जब भी लगाएंगे तो रेजिस्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि ये ऐड ऑन होता जा रहा है, तो रेजिस्टेंस जो भी है वो इंक्रीज होगा, ठीक। तो करंट रिमेन सेम, V चेंजेस एंड द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। नेक्स्ट हम लोग लेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल है ये देखने के लिए ये आपका एरो मार्क गया, एरो मार्क जैसे ही यहाँ पहुंचा उसे 2 रास्ते मिल गए। आपके पास जो करंट आया था अब वो थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है, I1 और I2 में वो डिवाइड हो गया,
अब इधर वाले में I2 जा रहा है, इधर वाले में से I1 जा रहा है, करंट का डिवाइड होना shows that these resistors are connected in parallel. ये आपके दिमाग में बेटा ये बहुत छोटी सी बात लग रही है अभी कि अरे मैम ये तो हमें पता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होना ही चाहिए पता, तभी तो आगे जाके हमारा बेस क्लियर होता है। अब क्या लिखेंगे अपन कि V remains same and current is changing, दोनों में अलग अलग तरह का करंट फ्लो हो रहा है, एक में I1 एक में I2, तो I changes, V remains same, पोटेंशियल उनका बराबर है। ये भी लाइन याद करिए कि पोटेंशियल इज इक्वल रिमेन सेम। अब हमें जो चेंज हो रहा है उससे डेरिवेशन शुरू करना है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ओम लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V बाय R, V सेम तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, V बाहर निकाल लीजिए, कट कर दीजिए, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, फाइनल आंसर 1 by R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is the resistance in parallel combination.